हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो रहने वाला है दैट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस, कंसेप्ट एंड प्रोसेस। तो शुरुआत करते हैं एक कोटेशन के साथ, दैट इज डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट अनलेस यू अंडरस्टैंड दैट बास्केट एक्सट्रीमली वेल। कि आप अपने सारे पैसे एक ही इन्वेस्टमेंट में मत लगाइए जब तक आपको उस इन्वेस्टमेंट की पूरी तरीके से नॉलेज ना हो। यू मस्ट डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अपना पैसा जो है आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में स्प्रेड कर देना होता है। ठीक है, आपको एक ही इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना सारा पैसा नहीं लगाना है। दिस इज व्हाट दिस कोटेशन सेज। सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो बेसिकली क्या है। पोर्टफोलियो एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें इन्वेस्टर के सारे इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, मतलब आप अपना पैसा एक ही जगह नहीं लगाते बल्कि डिफरेंट एवेन्यूज में स्प्रेड कर देते हो। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। अ पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स owned by an investor. Instead of putting all money into one investment like only gold or only shares, a rational investor spreads funds across multiple avenues such as equity shares, preference shares, bonds and debentures, bank deposits, real assets, precious metals. ठीक है, आप अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगा के मल्टीपल एवेन्यूज में क्या कर देते हो, स्प्रेड करते हो। उसी को क्या बोलते हैं, जो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, पोर्टफोलियो। कि आपने मान लीजिए कि अपना कुछ पैसा इक्विटी शेयर्स में लगा दिया, कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर्स में लगा दिया, देन कुछ पैसा जो है हमारा बोन्स एंड डिबेंचर्स में लगा दिया, कुछ पैसा भाई अपने बैंक में रख दिया, देन कुछ पैसा रियल एस्टेट्स में लगा दिया और कुछ गोल्ड या सिल्वर में लगा दिया। सो ये सब जो आपके इन्वेस्टमेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो का पर्पस सिंपल सा होता है, दैट इज टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स एंड मिनिमाइज रिस्क। तो अल्टीमेटली हम काम किसके लिए कर रहे हैं, रिटर्न कमाने के लिए। ठीक है, विद मिनिमम रिस्क। ठीक है, नाउ फीचर्स क्या रहने वाले हैं पोर्टफोलियो के। सो सबसे पहला फीचर क्या होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एसेट्स। देखिए, पोर्टफोलियो कभी भी एक ही एसेट से नहीं बनता, हमेशा मिक्स ऑफ एसेट्स के साथ बनता है। सो यही बात ये वाला फीचर कहता है कि अ पोर्टफोलियो इज अ मिक्स ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट अ सिंगल एसेट्स। ठीक है, आप ये वाले सारे वेन्यूज में अपना पैसा लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में। देन जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पोर्टफोलियो। एंड पोर्टफोलियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डिफरेंट एसेट्स रिएक्ट डिफरेंटली टू द मार्केट चेंजेस, गिविंग द पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपने पैसा अपना सारा का सारा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और स्टॉक मार्केट डाउन चली गई, तो क्या हो जाएगा, आपका सारा सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, वो लॉस में बदल जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपने कुछ पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में, कुछ लगाया गोल्ड में या बॉन्ड्स में। ठीक है, नाउ गोल्ड एंड बॉन्ड क्या कर रहे हैं, स्टेबल परफॉर्म कर रहे हैं। तो डिफरेंट एसेट्स मार्केट में बेसिकली डिफरेंट बिहेव करते हैं। इससे क्या रहेगा, हमारा पोर्टफोलियो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। सो इट इज ऑलवेज अ गुड टेक्निक, ठीक है, कि आप अपना पैसा मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज या एसेट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो बेसिकली अपने पैसे को स्प्रेड कर देना डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में, डिफरेंट एसेट्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट सेक्टर्स में। दैट इज व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस क्या रहता है, टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सडन लॉस, बैलेंसेस पुअर परफॉर्मेंस ऑफ वन एसेट विद द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ अनदर। मान लीजिए कि आपको स्टॉक से लॉस हो रहा है बट आपको गोल्ड से इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा कि एक में अगर लॉस हो भी रहा है तो दूसरे में तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो
हम क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इफ बैंकिंग स्टॉक फॉल्स, आईटी स्टॉक्स और गोल्ड में राइज एंड बैलेंस द लॉस। नेक्स्ट इज, ये अगेन वही पॉइंट आ गया है, जस्ट अ सेकेंड, यस, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। नाउ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या कहता है, हर इन्वेस्टमेंट एक रिस्क लेके आता है, ठीक है। और ये रूल याद रखना, हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, कि जितना रिटर्न आपको चाहिए, ठीक है, तो उतना उसके हिसाब से आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट आई वुड से हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ठीक है। Every investment has a risk and higher return usually means higher risk. A portfolio aims to balance high risk, high return assets like equity, low risk, low return assets like bonds. A well designed portfolio provides the best return for the chosen risk level. ठीक है, कि आपके पास अगर एक हाई रिस्क वाली जो सिक्योरिटी है, तो उसी के साथ आपके पास एक लो रिस्क वाली सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, ताकि ये जो रिस्क एंड रिटर्न को बैलेंस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टर प्रोफाइल। A portfolio is tailored to each investor's unique needs. ठीक है, पोर्टफोलियो क्या किया जा सकता है, हर इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, कस्टमाइज किया जा सकता है, टेलर किया जा सकता है। क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि इन्वेस्टर्स की इनकम लेवल कितना है, एज कितना है, रिस्क एपेटाइट कितना है, कितना रिस्क ले सकता है, टाइम हॉरिजन, ठीक है, टैक्स स्टेटस, लिक्विडिटी नीड्स, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दे रखा है, यंग इन्वेस्टर्स में होल्ड मोर इक्विटी वाइल रिटायर्ड इन्वेस्टर्स प्रेफर सेफर एसेट्स, ठीक है, कि यंग इन्वेस्टर्स बेसिकली इक्विटी को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन रिटायर्ड इन्वेस्टर्स क्या प्रेफर करते हैं, सेफर एसेट्स। नाउ डायनामिक नेचर हम पढ़ चुके हैं कि पोर्टफोलियो फिक्स नहीं होता, रेगुलर मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, पीरियोडिक रीबैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। एडजस्टमेंट जो है मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें करनी पड़ सकती है, ठीक है। नाउ व्हाई इज इट सो, देखिए, टू कीप द पोर्टफोलियो अलाइंड विद द इन्वेस्टर्स गोल एंड मार्केट रियलिटीज। उसके बाद आता है मेजरेबल परफॉर्मेंस। पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, ठीक है, ये टूल्स होते हैं रिस्क एनालिसिस, रिटर्न कैलकुलेशन, शार्प पे रेशो, देन बीटा, अल्फा। इन सब के रिगार्डिंग आप आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रिस्क मिनिमाइजेशन। पोर्टफोलियो बनाने का मेन पर्पस ही रिस्क को मिनिमाइज करना होता है। डिफरेंट एसेट्स को कंबाइन करने से अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यानी कि एक सिंगल एसेट कंप्लीट लॉस नहीं कर सकता। बाय मिक्सिंग डिफरेंट एसेट्स, पोर्टफोलियो रिड्यूसेस द अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर्स दैट नो सिंगल एसेट can destroy the investor's wealth, ठीक है। market shocks are absorbed better. Next is liquidity. Obviously ये क्या प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी, क्योंकि देर अगर हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हम उसमें कॉम्बिनेशन मेंटेन करके चलेंगे, कि कुछ एसेट्स ऐसी लेंगे, ठीक है, जिनकी लिक्विडिटी कम है, कुछ एसेट्स ऐसी लेंगे जिनकी लिक्विडिटी हाई है। नाउ portfolio typically contains the assets with varying levels of liquidity. हाई लिक्विड एसेट्स जैसे कि हम कैश, ट्रेजरी बिल्स, ये वाली भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखेंगे। देन लेस लिक्विड एसेट्स जैसे कि रियल एसेट्स। दिस ensures that investor can meet short term and long term needs. Now मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो क्या होता है, मार्केट पोर्टफोलियो एक थियोरेटिकल पोर्टफोलियो होता है जिसमें मार्केट के सारे रिस्की एसेट्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। नाउ किस प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, मार्केट पोर्टफोलियो इज अ बास्केट ऑफ एसेट्स क्रिएटेड बाय एन इन्वेस्टर यूजिंग डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. The basket can include securities like pension plans, mutual funds, stocks, real estate, bonds, foreign currency, and assets like silver, gold, coins, bitcoins, to name a few. So basically, the assets in the portfolio either provide a return
और एन इंक्रीज इन वैल्यू। तो मार्केट पोर्टफोलियो में हमने क्या पढ़ा कि थियोरेटिकल एंड फुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है जिसमें सारी रिस्की एसेट्स इंक्लूडेड होती हैं। किस प्रोपोर्शन में? इन प्रोपोर्शन टू देयर मार्केट वैल्यूज। एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचिए कि इंडिया के अंदर मान लीजिए सिर्फ 4 कंपनीज हैं, ठीक है। एक कंपनी आप सोच लीजिए कि एक कंपनी है रिलायंस, एक है टीसीएस, एक है इन्फोसिस एंड एक आप सोच लीजिए कि एचडीएफसी। नाउ सोचिए कि रिलायंस का जो शेयर है इंडियन मार्केट में इज 30%। रिलायंस का शेयर कितना है? 30%। टीसीएस का शेयर कितना है? 25%। इन्फोसिस का शेयर कितना है? 20%। एंड एचडीएफसी का शेयर कितना है? एचडीएफसी का शेयर है 25%। तो अगर हम मार्केट पोर्टफोलियो बना रहे हैं, मार्केट पोर्टफोलियो की बात करें, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर यही 4 कंपनी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और किस प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करती हैं? 30%, 25%, 20% एंड 25%। तो हम अगर अपना मार्केट पोर्टफोलियो बनाएंगे तो हम किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करेंगे? 30% जो है अपने इन्वेस्टमेंट का रिलायंस में लगा देंगे। देन जो हमारा 25% है वो हम कहाँ लगा देंगे? टीसीएस में। 20% इन्फोसिस में एंड 25% इन एचडीएफसी। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा मार्केट पोर्टफोलियो। नाउ मार्केट पोर्टफोलियो का एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी कंट्री की स्टॉक मार्केट की बात करें, ठीक है, आपने सुना होगा निफ्टी 50। निफ्टी 50 में क्या होता है कि 50 कंपनीज होती हैं। तो हम निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग भी किस प्रोपोर्शन में हर एक कंपनी का जो मार्केट है, मार्केट वैल्यू है, हम क्या कर सकते हैं? उस प्रोपोर्शन में भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें हर टाइप की इन्वेस्टेबल एसेट्स आती है, जैसे कि स्टॉक है, बॉन्ड है, रियल एस्टेट है, कमोडिटीज है, फॉरेन एसेट्स है, ठीक है। इसके की पॉइंट्स अगर देखें, ये एंटायर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सीएपीएम के अंदर भी हम आगे सीएपीएम पढ़ेंगे। मार्केट पोर्टफोलियो का यूज होता है, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क जो है उसकी बात करता है, ये बेसिकली अनसिस्टमेटिक रिस्क को नहीं लेता है, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? जो कि मार्केट रिस्क होता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है। और हम बात ही मार्केट पोर्टफोलियो की अगर कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम क्या किसकी बात करेंगे? सिस्टमेटिक रिस्क की। Next is consider the most diversified portfolio possible, ठीक है। कि हम क्योंकि मार्केट पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कि मोस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। सो डिफरेंस क्या है पोर्टफोलियो एंड मार्केट पोर्टफोलियो के बीच? सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ एसेट्स चूजन बाय एन इन्वेस्टर, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या है? बेसिकली एक कलेक्शन है एसेट्स का जो कि एक इन्वेस्टर अपने लिए चूज करता है। जबकि मार्केट पोर्टफोलियो क्या है कि इसके अंदर सारी रिस्की एसेट्स आती हैं जो भी मार्केट के अंदर है। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। नाउ पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मतलब कि किस लेवल का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, बेसिकली इसके अंदर वो आना चाहिए कि पोर्टफोलियो में किस लेवल का डाइवर्सिफिकेशन है, वो वेरी कर सकता है। अब नाउ मार्केट पोर्टफोलियो हमेशा फुल्ली डाइवर्सिफाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्क हैज बोथ सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। पोर्टफोलियो में सिस्टमेटिक रिस्क भी रहेगा। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? मार्केट रिस्क। एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। दोनों ही टाइप के रिस्क क्या रहेंगे? पोर्टफोलियो के अंदर रहेंगे। लेकिन मार्केट पोर्टफोलियो में ओनली सिस्टमेटिक रिस्क एग्जिस्ट करता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क अभी हमने पढ़ा। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? जीरो होता है। नाउ पर्पस क्या होता है पोर्टफोलियो का? कि इन्वेस्टर्स के पर्सनल गोल्स को अचीव करना। नाउ मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है, थ्योरीज में यूज होता है, सीएपीएम में यूज होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। कॉम्पोजिशन, ठीक है, पोर्टफोलियो की जो कॉम्पोजिशन रहेगी इन्वेस्टर के प्रेफरेंस के ऊपर रहेगी, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था कि यंग इन्वेस्टर्स बेसिकली रिस्की एसेट्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो रिटायर्ड इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली सेफर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ अपना ध्यान देते हैं। नाउ मार्केट पोर्टफोलियो जो है बेसिकली फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ ऑल मार्केट एसेट्स में
होता है। नेक्स्ट अप वी हैव ऑप्टिमल और एफिशिएंट पोर्टफोलियो। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है ऑप्टिमल या एफिशिएंट पोर्टफोलियो कौन सा होगा, जो कि हमें गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे या तो हाईएस्ट रिटर्न दे या फिर इन ऑन अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न वो लोएस्ट रिस्क दे। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा एफिशिएंट पोर्टफोलियो। ना एफिशिएंट पोर्टफोलियो को हम ऑप्टिमल पोर्टफोलियो भी कहते हैं। सो इसको किस तरीके से हम बनाते हैं, देखिए जो हमारा एक्स एक्सिस पे रहेगा दैट विल बी रिस्क। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या बनाएंगे रिस्क, एंड वाई एक्सिस पे क्या बनाएंगे हम रिटर्न। नाउ अब जो भी हमारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज होंगे वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे, इस तरीके से इस कर्व के ऊपर। ठीक है, इस पे जो है सारे के सारे हमारे जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होंगे वो रिप्रेजेंट होंगे, और इस कर्व को क्या बोलते हैं, इस कर्व को बोलते हैं हम एफिशिएंट फ्रंटियर। एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है, एक ऐसा कर्व जिसपे हमारे सारे के सारे ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या होते हैं रिप्रेजेंट होते हैं। नाउ ऑप्टिमल पोर्टफोलियो की जो लेफ्ट मोस्ट एंड पर क्या होता है, ठीक है, हमारे मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो क्या होते हैं, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें रिस्क जो रहता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, इवन इफ इंडिविजुअल एसेट्स रिस्की हैं तो भी उनका कॉम्बिनेशन लो रिस्की होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लीवरेज्ड पोर्टफोलियो। लीवरेज्ड पोर्टफोलियो क्या होता है, लीवरेज पोर्टफोलियो बेसिकली बोरोड मनी को यूज करता है। लीवरेज पोर्टफोलियो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपैंड करने के लिए बोरोड मनी का यूज करता है। ठीक है, अपसाइड अगर जाते हैं तो गेन्स बढ़ते जाते हैं, एंड अगर हम डाउन साइड जाए तो लॉसेस भी डबल हो जाते हैं। तो मतलब लीवरेज जो पोर्टफोलियो होता है एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह होता है। नाउ देखिए जो भी एफिशिएंट फ्रंटियर है, एफिशिएंट फ्रंटियर के जो भी हमारे ये नीचे वाले जो भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो नीचे वाले पोर्टफोलियोज होते हैं ये क्या होते हैं, ये सब ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होते हैं। ये क्या होते हैं, सब ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। एंड जो एफिशिएंट फ्रंटियर के ऊपर होते हैं दैट आर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, और एफिशिएंट फ्रंटियर के जो ऊपर होते हैं वो हमारे लिए अचीवेबल नहीं होते हैं। तो हमने पढ़ा ऑप्टिमल और एफिशिएंट पोर्टफोलियो के बारे में, देन हमने पढ़ा मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो के बारे में, एंड देन हमने पढ़ा लीवरेज पोर्टफोलियो के बारे में। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हमने पढ़ लिया पोर्टफोलियो क्या होता है, हमने पढ़ लिया मार्केट पोर्टफोलियो क्या होता है, देन हमने पढ़ा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के बारे में, फिर हमने पढ़ा मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो के बारे में, एंड देन हमने पढ़ा लीवरेज्ड पोर्टफोलियो के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टर के गोल्स के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है कि इन्वेस्टर का गोल क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम मैनेज करेंगे। सो बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आती हैं, ठीक है, एसेट अलोकेशन, इन्वेस्टमेंट मिक्स, बैलेंसिंग रिस्क एंड रिटर्न, इसके रिगार्डिंग क्या लिया जाता है डिसीजन। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑफ रिव्यूइंग, मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग एन इन्वेस्टर्स कलेक्शन ऑफ एसेट्स टू अचीव अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स। एंड इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज, उनका एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट मिक्स, बैलेंसिंग रिस्क एंड रिटर्न के रिगार्डिंग क्या लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। सो पोर्टफोलियो मैनेजर इंश्योर करता है कि पोर्टफोलियो करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सो portfolio management ensures that investments are aligned with an individual's or institution's objective, risk tolerance, and time horizon. Next up, we have range of professional services. ठीक है, portfolio management जो है deals with handling various types of securities and assets जैसे कि stock, shares, bond, mutual funds, cash, real estate, etc. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव कंसिडरेशंस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करने की बात करते हैं या फिर पोर्टफोलियो डिजाइन करने की बात करते हैं। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, हमें अपना सारा पैसा डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में
लगाना चाहिए। एक ही इन्वेस्टमेंट, एक ही एसेट के अंदर हमें अपना सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जो है, ठीक है, वो हमें अनसिस्टमेटिक रिस्क, जिसे हम कंपनी स्पेसिफिक रिस्क या इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क भी कहते हैं, उसको कम करने में हेल्प करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि एक इन्वेस्टर है जिसके पास एयरलाइन कंपनी के स्टॉक है, ठीक है। अब नाउ सिंस उसके पास ओनली एयरलाइन कंपनी के स्टॉक है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हैवी रिस्क जो है वो फेस कर रहा है, हाई रिस्क है उसके पास। बट यही पैसा अगर उसने डाइवर्सिफाई करा होता, डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है उनमें पैसा लगाया होता, तो उसका पोर्टफोलियो कैसा होता, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता, और उसके जो रिटर्न्स होते वो स्टेबल होते एज कंपेयर टू दिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन मेक्स द पोर्टफोलियो सेफर एंड मोर रेजिलियंट। नेक्स्ट अप वी हैव लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। एवरी इन्वेस्टमेंट कैरीज अ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है कि हाउ मच द रिस्क द इन्वेस्टर इज विलिंग एंड एबल टू टेक, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, सबसे पहले ये असेस करता है कि इन्वेस्टर की रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, और रिस्क कैपेसिटी कितनी है। तो डिफरेंट जो रिस्क हैं, दैट आर मार्केट रिस्क, इंडस्ट्री रिस्क, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आएगी आगे, ठीक है। तो जो सबसे पहली बात, ठीक है, अगर हम अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं तो हमें लेवल ऑफ रिस्क को ध्यान में रखना होता है, ठीक है, कि रिस्क बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बैलेंस्ड जो रिस्क है वो होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स भी होनी चाहिए, सो दैट हम हाई रिटर्न्स कमा पाए। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स भी होनी चाहिए ताकि अगर उसके रिटर्न्स जो हैं बेशक से लो है बट स्टेबल रिटर्न्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके की भी सिक्योरिटीज हमारे जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव मैच्योरिटी पीरियड। देखिए मैच्योरिटी पीरियड क्या है, मैच्योरिटी पीरियड रेफर्स टू द टाइम व्हेन एन इन्वेस्टमेंट एंड्स or pays back its principal, such as bonds, fixed deposits or financial product with specific duration, ठीक है। कि थर्ड इज हमें मेच्योरिटी पीरियड को भी ध्यान में रखना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत हमें अपने जो पैसा है, हमें कुछ ना कुछ लोगों का पैसा भी देना होगा, तो हमारे जो सारे के सारे जो पैसे हैं वो ओनली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में लगे हुए हैं, तो हम क्या कर पाएंगे, हमें वर्किंग कैपिटल नीड्स हम अपनी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, है ना। नाउ इन्वेस्टर को अपने कैश फ्लोज को प्लान करने के लिए, ठीक है, एंड लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए मैच्योरिटी पीरियड का भी ध्यान में रखना चाहिए। एक एग्जांपल है, if an investor needs money for their children's education in 5 years, they should invest in instruments maturing around that time, that is 5 year bond, ठीक है। Investing in a 20-year bond would lock their money unnecessarily, कि अगर वो 20 साल के बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो उनकी जो मनी है वो क्या हो जाएगी, लोगों को रह जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने एक 5 साल के लिए ही बॉन्ड लिया तो उससे वो अपने जो बच्चा है उसकी एजुकेशन को फाइनेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजन, ठीक है, कि इन्वेस्टर कितना टाइम जो है अपनी सिक्योरिटी के साथ जुड़ा रहना चाहेगा। तो शॉर्ट टर्म हॉरिजन यूजुअली 0 to 3 years का होता है, एंड इसके अंदर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं, बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। देन वी हैव मीडियम टर्म हॉरिजन 3 to 7 years तक अपना इन्वेस्टर जो है पैसा रखता है इनमें। देन वी हैव लॉन्ग टर्म हॉरिजन 7+ years से अपना पैसा रखता है, ठीक है, रिटायरमेंट के लिए अपना पैसा जो इन्वेस्टर है वो इसी लॉन्ग टर्म हॉरिजन के थ्रू बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो एंड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो अभी के लिए इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ लिया है,
अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए? सबसे पहला है मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। ठीक है, ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम अपना पोर्टफोलियो बनाते ही क्यों है, ताकि हम सारा पैसा एक ही सिक्योरिटी के अंदर ना लगा दे जिसमें कि हाई रिस्क हो। ठीक है, देयर विल बी मेनी चांसेस ऑफ लॉस अगर हम सारा पैसा एक ही सिक्योरिटी के अंदर लगा दें। सो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एंड इनफैक्ट बैलेंस करने के लिए हम किसकी बात करते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। नेक्स्ट अप वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है हमारी डिफरेंट जो हमारी जो मार्केट कंडीशंस है वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, हमारे जो पर्सनल गोल्स हैं बेसिकली उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एंड हमारे पर्सनल गोल्स के अकॉर्डिंग वो उसको मैनेज कर पाए। सो इन्वेस्टमेंट्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन एसेट टू अनदर एट द राइट टाइम। ठीक है, और मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप वी हैव पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक ही जगह अपना सारा पैसा हमें नहीं लगाना है, बल्कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एसेट में हमें अपना पैसा क्या कर देना है? स्प्रेड कर देना है। नेक्स्ट अप वी हैव ऑफरिंग स्टेबल रिटर्न, कि अपना पैसा इस तरीके से लगाएं कि हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हाई रिस्क वाली सिक्योरिटीज भी हों क्योंकि वो हमें हाई रिटर्न ऑफर करेंगी, लो रिस्क वाली सिक्योरिटीज भी हों ताकि वो हमें स्टेबल बट लो रिटर्न्स हमें प्रोवाइड करे। तो हमारे जो है बेसिकली अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन क्या हो जाएगा? हमारा जो रिस्क है वो हमारे पास बैलेंस एक रिस्क होगा एंड हमारे जो रिटर्न्स है वो हमारे पास दोनों ही अपॉर्चुनिटीज रहेंगी कि हमारे पास हाई रिटर्न्स कमाने की भी अपॉर्चुनिटी रहेगी एंड स्टेबल रिटर्न्स। ठीक है, अगर इनमें कुछ लॉस हो गया देन वी हैव दी सिक्योरिटीज फॉर द बैकअप। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव बाइंग और री इन्वेस्टिंग इन growth securities for capital growth. This focuses on investing in assets that are expected to rise in value in the future. ठीक है, कि हमें ऐसी टाइप की सिक्योरिटीज में भी पैसा लगाना चाहिए जिनकी वैल्यू जो है फ्यूचर में बढ़ने वाली है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, री इन्वेस्टिंग रिटर्न्स लाइक डिविडेंड accelerates wealth growth through compounding. ठीक है, ideal for long term wealth creation. Next is taking advantage of good opportunities. ठीक है, बेसिकली अगर हम अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर पाएंगे तो हम जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज है मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक अर्ली स्टेज के अंदर एंड फिर हम उसका फायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट आप वी हैव मिनिमाइजिंग टैक्स बर्डन। ठीक है, हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है हम इस तरीके से कर सकते हैं जिसमें बेसिकली टैक्स हमें कम से कम पे करना पड़े। सो दिस हेल्प्स रिड्यूस द टैक्सेस थ्रू स्मार्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। So choosing a tax efficient assets increases the net returns. Proper timing of buying and selling can lower taxable income, acts as a tax shield and benefits the investor financially. Next up we have key elements of portfolio management. तो क्या क्या की एलिमेंट्स हैं पोर्टफोलियो को मैनेज करते टाइम? सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमें पोर्टफोलियो बनाने से पहले ही ठीक है मैनेजर को इन सब के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। ठीक है, कि इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या है, रिस्क टॉलरेंस की कैपेसिटी कितनी है, इनकम लेवल क्या है उसका, क्या क्या इन्वेस्टेबल फंड्स है। ठीक है, नीड फॉर रेगुलर इनकम किस टाइम इंटरवल के बाद एंड कितनी इनकम जो है उसको चाहिए होती है। ठीक है, डिजायर फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, देन टैक्स स्टेटस, इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजन। बेसिकली ये अगर सारी इंफॉर्मेशन एक पोर्टफोलियो मैनेजर के पास होगी तो वो उस इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग क्या बना पाएगा? एक यूनिक सा पोर्टफोलियो बना पाएगा सो दैट उसके रिटर्न्स जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। Next up, we have portfolio construction. So this is the process of deciding how to distribute funds across different asset class
टू अचीव ऑप्टिमल रिटर्न, कि किस तरीके से हम अपना पैसा डिफरेंट क्लासेस ऑफ एसेट्स में लगाएं ताकि हम एक ऑप्टिमल रिटर्न जो है कमा पाए विद मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है, इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द राइट मिक्स ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स आ सकते हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो है एक काफी क्रूशियल स्टेप है, बिकॉज जो एसेट मिक्स है वो हमारी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को डिटरमिन करती है। सो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं कि एसेट एलोकेशन किस प्रोपोर्शन में हमें डिफरेंट एसेट्स में अपना पैसा लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल पे मान लीजिए हमने 60% पैसा इक्विटी में लगा दिया, 30% बॉन्ड्स में लगा दिया, 10% हमने अपना पैसा कैश के अंदर लगा दिया। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी सिलेक्शन। ठीक है, choosing the specific securities that fit the chosen asset allocation. Next up we have portfolio structure, कि हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ठीक है, determining how much of each selected security should be held in the portfolio, कि हमें मान लीजिए कि हमारे पास इक्विटी है, बॉन्ड्स है, देन गोल्ड है, तो किसका जो भी हमारे पास इन्वेस्टेबल फंड्स है उस कितने कितने प्रोपोर्शन में हम हर एक में इन्वेस्ट करें, वो कैसे पता लगेगा, पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अप वी हैव डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन हम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जो है पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए काफी important है। ठीक है, one of the hard facts of the investment is that it is impossible to predict consistently about the investment that will yield either best or worst returns। तो इसीलिए हमें अपना पैसा डिफरेंट जो क्लास ऑफ सिक्योरिटीज है उसके अंदर लगाना चाहिए, सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव रीबैलेंसिंग। ठीक है, it is a process that nudges the portfolio towards its original objective at an annual interval. Simply, it means making viable changes in asset mix or portfolio, that is, retaining the asset mix that looks beneficial in the long run and retiring those which are not meeting the investors' expectations. The process of rebalancing helps investors to expand growth of opportunities and captures gain in sectors that shows high potential. तो हम क्या कह सकते हैं, रीबैलेंसिंग का सिंपल सा मतलब है अपने पोर्टफोलियो के एसेट्स को फिर से उसकी ओरिजिनल प्रोपोर्शन में लाना जिसमें आपने शुरुआत में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया था। सो बेसिकली क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न देती है और कुछ कम, इसलिए उनके परसेंटेज चेंज हो जाता है बेसिकली। तो मान लीजिए कि कोई ऐसे 60% होना चाहिए था, ठीक है, वो 70% हो सकता है, और कोई जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न 40% होना चाहिए था, वो 30% हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर कुछ एसेट्स को बेचकर या कुछ नए एसेट्स खरीद कर वापस अपने टारगेट प्रपोर्शन में पोर्टफोलियो को सेट करता है। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कहा जाता है। तो रीबैलेंसिंग का सिंपल सा पर्पस है कि रिस्क को कंट्रोल रखना, ठीक है, एंड पोर्टफोलियो को डिसिप्लिन्ड तरीके से मैनेज करना ताकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस है वो बना रहे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रीबैलेंसिंग। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला है मेक द राइट इन्वेस्टमेंट चॉइस। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट हमने क्या पढ़ा कि राइट इन्वेस्टमेंट चॉइस, तो इन्वेस्टर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सिलेक्ट करना। ठीक है, ये भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या है, एक बेनिफिट है। नेक्स्ट आप वी हैव मैक्सिमाइजेस रिटर्न। ठीक है, तो अवेलेबल फंड्स का बेस्ट पॉसिबल रिटर्न जनरेट करना इज ऑल्सो द बेनिफिट दैट वी गेट फ्रॉम द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, it provides a systematic way to study and compare various investment opportunities. It helps select the best performing asset classes even with limited funds, and it enhances the overall earning potential of the investor. Next up we have avoids disaster। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं it avoids major losses. So मार्केट क्रैश या सेक्टर डाउनफॉल के टाइम पोर्टफोलियो को सिक्योर रखना
ठीक है, वो भी हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से हमें क्या मिलता है, ये एक बेनिफिट मिलता है। ठीक है, so it encourages spreading investment across multiple asset types. It prevents the risk of losing all money if only one security performs poorly. ठीक है, it protects the investors from unexpected market crashes or failures. Next up we have tracks performance. पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना भी इसका बेनिफिट है। देखिए, अगर टाइम टू टाइम हम पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करते रहें तो हम अपने डिसीजंस जो है वो भी टाइमली ले पाएंगे। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर व्यू ऑफ हाउ ईच एसेट इज परफॉर्मिंग विद इन द पोर्टफोलियो, कि हर एक एसेट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है उसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और कौन कौन सी वीक इन्वेस्टमेंट है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अकॉर्डिंगली हम अपने पोर्टफोलियो में टाइमली एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव मैनेजेस लिक्विडिटी। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक गुड बैलेंस ऑफ लिक्विड एंड नॉन लिक्विड एसेट्स मेंटेन करके रखता है, सो दैट हमारे सारे फंड्स एक ही जगह ब्लॉक ना रहे। ठीक है, सारे के सारे फंड्स जो है एक ही जगह ब्लॉक होकर ना रह जाए, अगर हम अपनी जो रूटीन नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ कैश ना हो ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैनेजेस लिक्विडिटी। नेक्स्ट अप वी हैव अवॉइड्स रिस्क। इट रिड्यूसेस ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क। ठीक है, स्पेशली बिकॉज मार्केट्स कैन बी अनप्रिडिक्टेबल। पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाना ताकि रिस्क मिनिमम हो और रिटर्न्स स्टेबल रहें, ये भी इसी का बेनिफिट है। सो इट डाइवर्सिफाइज इन्वेस्टमेंट्स, spreading risk across multiple assets. It minimizes the impact of market volatility on the portfolio. It helps protect the investor from large losses and provides more stability. अब फाइनली बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कंप्लीट प्रोसेस की। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें रहता है, दैट इज आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। देखिए, इन्वेस्टर क्या चाहता है, ठीक है, कि इन्वेस्टर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो रिटायरमेंट चाहता है, वेल्थ क्रिएशन चाहता है, या उसके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, हम उस सबको डिफाइन करते हैं। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोसेस। अंडरस्टैंड व्हाट द इन्वेस्टर वांट्स टू अचीव। ठीक है, इन्वेस्टर चाहता क्या है, ठीक है, उसकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, कि वो हाई रिस्क लेना चाहता है, मीडियम रिस्क लेना चाहता है, लो रिस्क लेना चाहता है। ठीक है, उसका इनकम लेवल क्या है, टैक्स स्टेटस क्या है, लिक्विडिटी नीड्स क्या है, टाइम हॉरिजन क्या है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स शेप द एंटायर पोर्टफोलियो। नेक्स्ट अप वी हैव एसेट एलोकेशन डिसीजन। ठीक है, इसमें डिसाइड किया जाता है कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, देन कैश, ठीक है, कि किस एसेट में कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, कितना हमने पैसा अलोकेट करना है। सो एसेट अलोकेशन डिसीजन। नेक्स्ट अप वी हैव सिक्योरिटी सिलेक्शन। अब स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट चूज होते हैं कि कौन से स्टॉक्स में, कौन से बॉन्ड्स में, ठीक है, कौन से म्यूचुअल फंड में हमें अपना पैसा लगाना है। तो हमने पहले पिछले स्टेप में क्या करी, हमने एसेट क्लास चूज कर ली, बट अब क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक सिक्योरिटीज चूज करेंगे। ठीक है, कि एग्जाम्पल के तौर पे 50% गोज टू द इक्विटी, द मैनेजर सिलेक्ट्स विच स्टॉक्स टू बाई, कौन सी कंपनी के स्टॉक्स वो बाई करे। ठीक है, अगर 30% पैसा डेट में लगाना है, ठीक है, तो कौन कौन से बॉन्ड्स में पैसा लगाना है। दिस इंश्योर्स द राइट एसेट्स फिट द इन्वेस्टर्स गोल। नेक्स्ट अप वी हैव पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, कि सारे इन्वेस्टमेंट्स को कंबाइन करके एक प्रॉपर पोर्टफोलियो इस स्टेप में बनाया जाता है। This step combines all selected securities in a complete portfolio. It decides how many units of each securities to buy. ठीक है, it builds a balance between risky and safe investment. It ensures diversification to reduce unsystematic risk. The goal is a portfolio that maximizes return at an acceptable level of risk. कि किसकी कितनी यूनिट्स, मान लीजिए हमने, देखिए सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने इन्वेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करा। ठीक है, फिर हमने क्या करा कि एसेट अलोकेट कर दी, कि कौन सी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाना है और कितना लगाना है, कि हमने 60% इक्विटी में लगाना है, 30% डेट में लगाना है, कितना कितना लगाना है।
उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ा, सिक्योरिटी सिलेक्शन। सिक्योरिटी सिलेक्शन में हमने क्या करा कि कौन सी कंपनी के में अगर हमने 60% इक्विटी में लगाना है तो 60% में, ठीक है, कौन कौन सी कंपनी की इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है। देन हम अब जो फोर्थ अपना स्टेप पढ़ रहे हैं, दैट इज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने रिलायंस की इक्विटी में पैसा लगाना है, देन हमने हीरो फिनकॉर्प में पैसा लगाना है, ठीक है। फिर हमने सोचा कि हमने बजाज में पैसा लगाना है। हमने ऐसे 3 कंपनी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब किस कंपनी के कितने यूनिट्स हमने खरीदना है, दैट विल बी डिसाइडेड इन द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। और हम किस तरीके से बनाएंगे ये वाली जो पोर्टफोलियो किस तरीके से अपना बनाएंगे कि हमारे रिटर्न्स जो है वो मैक्सिमाइज हो सके एट मिनिमम लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन। सो पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन में अगर हम बात करें, ठीक है, एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग इनिशिएट इसमें हो जाती है, ठीक है। The steps involve the buying the selected securities at the right time, ensuring transaction costs are minimized. Following a disciplined investment strategy, execution must be timely and cost efficient. तो इस स्टेप में हम एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग इनिशिएट कर देते हैं, जो भी हमने प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करना हम स्टार्ट कर देते हैं। और जो पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन है वो एक राइट टाइम पे हमें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव मॉनिटरिंग, ठीक है, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। सो पोर्टफोलियो हमने बना लिया, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमें उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होता है, सो दैट अगर कोई मार्केट के अंदर चेंजेस आए, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज कर सके, ठीक है। अगर कोई मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना पोर्टफोलियो जो है उसमें चेंज ला सके। वंस द पोर्टफोलियो इज क्रिएटेड, इट नीड्स रेगुलर मॉनिटरिंग, ट्रैक हाउ इन्वेस्टमेंट्स आर परफॉर्मिंग, check whether the portfolio still aligns with the investor goals, watch for market changes that may affect investment value. This helps in identifying any required adjustments. नेक्स्ट अप वी हैव पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, ठीक है। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने जो पोर्टफोलियो है ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको अगेन लाने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए हमने सोचा था कि हमारी जो सिक्योरिटी है हमें 30% रिटर्न देगी, बट वो कितना दे रही है, 50% रिटर्न दे रही है, ठीक है, और काफी ग्रोथ हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा रिटर्न है, या फिर हमने मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई सिक्योरिटी सोचा था कि हम 30% खरीदेंगे हम, और हमने अल्टीमेटली वी एंड अप विद 50%, ठीक है। जो हम एक्स्ट्रा वाली जो हमारी जो सिक्योरिटी है हम उसको क्या कर देंगे, बेच देंगे। हम अपने ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग आ जाएंगे ताकि जो हमारा रिस्क है वो मैक्सिमाइज ना हो, ठीक है, रिस्क मिनिमम रहे एंड रिटर्न जो है हमारा मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। Over time, due to market changes, the portfolio may drift away from the original asset allocation. ठीक है, rebalancing means selling overweight assets, buying underweight assets, restoring the portfolio to the target mix. This maintains risk control and performance consistency. कि अगर allocation shift हो गया तो portfolio को वापस target allocation पर लाने के लिए rebalancing किया जाता है। नेक्स्ट अप वी हैव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें कि परफॉर्मेंस हम अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में चेक करते हैं, जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, इन इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इट कंपेयर्स द रिटर्न्स विद द बेंचमार्क्स, इंडेक्स मार्केट रिटर्न, इवैल्यूएट रिस्क टेकन वर्सेस रिटर्न अर्न्ड, analyze what worked well and what didn't. Evaluation helps improve the future investment decision. So देखिए हमने पूरा का पूरा जो प्रोसेस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वो पढ़ लिया है। तो अब उसी प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लड़का है राहुल, ठीक है। राहुल जो है 30 इयर्स का है और एक आईटी सेक्टर कंपनी के अंदर काम करता है, ठीक है। वो 10 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट करना चाहता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले वो अपना ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करेगा
ठीक है, एंड कुछ एक कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई करेगा। देखिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो रिटायरमेंट के लिए बेसिकली अपना जो पैसा है वो बचाना चाहता है। ठीक है, टाइम हॉरिजन जिसके लिए वो पैसा लगाना चाहता है दैट इज 25 इयर्स। फिर रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी उसकी मीडियम टू हाई है। नीड फॉर लिक्विडिटी क्या है, लो है। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट हम क्या डिसाइड करेंगे, एसेट एलोकेशन। तो स्टेप 2 इज एसेट एलोकेशन, कि किस टाइप के सिक्योरिटीज में, किस एसेट क्लास में कितना परसेंटेज ऑफ पैसा उसने लगाना है। तो उसने डिसाइड करा कि 60% इक्विटी में लगाएगा, 30% डेट के अंदर पैसा लगाएगा और 10% इक्विटी के अंदर लगाएगा। तो 10 लाख का 60%, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए वो कहाँ लगाएगा, इक्विटी के अंदर। देन 3 लाख रुपए कहाँ लगाएगा, डेट के अंदर। एंड 1 लाख रुपए कहाँ लगाएगा, गोल्ड के अंदर। स्टेप 3 इज सिक्योरिटी सिलेक्शन। ठीक है, विद इन ईच क्लास इक्विटी जो है उसने 5 सिलेक्टेड स्टॉक्स लिए एंड 2 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लिए। ठीक है, डेट के लिए उसने गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंसीडर करे एंड गोल्ड के लिए गोल्ड ईटीएफ। उसके बाद वो क्या करेगा, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, नाउ वो क्या करेगा कि कितने, देखिए 5 सिलेक्टेड स्टॉक्स है तो हर एक स्टॉक में कितना पैसा लगाना है, 2 इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगाना है। ठीक है, हर एक जो भी उसने सिक्योरिटी सिलेक्ट करी है उसमें राइट अमाउंट में वो क्या लगाएगा, पैसा लगाएगा। ठीक है, ताकि प्रॉपर जो है डाइवर्सिफिकेशन जो है वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट स्टेप इज पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन। जिस तरीके से उसने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करा वही सारी सिक्योरिटीज वो क्या करेगा, इन एक्चुअल पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन में वो क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। देन मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। ठीक है, वो टाइम टू टाइम अपनी जो भी स्टॉक्स हैं उनके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता रहेगा, टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि बॉन्ड जो है अपनी जो मनी है, ठीक है, कि कहीं उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज रीबैलेंसिंग। ठीक है, आफ्टर 1 year राहुल इक्विटी ग्रोज टू 70% ऑफ द पोर्टफोलियो। राहुल की इक्विटी कितनी हो गई, जितना था उसने डिसाइड करा था 70%, 60% डिसाइड करा था, बट उसकी इक्विटी कितनी हो चुकी है, 70%। टू ब्रिंग इट बैक टू द प्लान 60%, मैनेजर सेल सम इक्विटी, बाइज मोर बॉन्ड्स। ठीक है, दिस कीप्स राहुल्स रिस्क अंडर कंट्रोल। ठीक है, next is performance evaluation. At the end of each year, the manager compares Rahul's return with the market benchmarks, identifies strengths and weaknesses, and improves the next year's strategy. So this is the whole process of portfolio management. So students, always remember, don't put all your eggs in one basket unless you understand that basket extremely well. ठीक है, एंड अब आप इस कोड का मतलब जो है और अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको अपना सारा का सारा पैसा एक इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना। अपना जो पैसा है आपको डाइवर्सिफाई करना है, डिफरेंट क्लास ऑफ सिक्योरिटीज में पैसा लगाना है, सो दैट अगर किसी एसेट में आपको लॉस फेस करना भी पड़े तो बाकी जो एसेट है, ठीक है, लो रिस्क वाली जो एसेट है वो आपकी जो लॉस है उसको बैलेंस आउट कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो है आपके लिए लाया जाए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड मैं पूरा ट्राई करूंगी कि उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। सो अगेन थैंक यू सो मच।